इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि करदान क्षमता क्या होती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कर के प्रकार, करारोपण के सिद्धांत, अच्छी कर प्रणाली क्या होती है, कर विवर्तन क्या होता है, कर विवर्तन के सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रसरण का सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत हमने पढ़े। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि करदान क्षमता क्या होती है। प्रोफेसर फिंडले शिराज के अनुसार करदान क्षमता निचोड़ने की सीमा है। यह न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है, जो जीवन स्तर को प्रभावित किए बिना उतना ही उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। तो न्यूनतम उपभोग के ऊपर जो उत्पादन का जो आधिक्य या आय का जो आधिक्य बचता है, उसको प्रभावित किए बिना उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। करदान क्षमता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो आय है उसमें से वो भोग के बाद जो शेष बच जाता है उसमें से वो कितना वो कर सरकार को दे सकता है, कितनी करदान क्षमता उसकी है, ताकि उसका जीवन स्तर भी बना रहे और आगे वो उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित हो। डॉक्टर भार्गव के अनुसार करारोपण की सीमा और सार्वजनिक व्यय की भी सीमा लोक वित्त के सिद्धांत से व्यक्त होती है और इसको लोक वित्त का आदर्श कहा जा सकता है। यानी लोक वित्त के अंतर्गत करारोपण की सीमा और सार्वजनिक व्यय की सीमा सीमा प्रकट होती है, व्यक्त होती है। इसे लोक वित्त का आदर्श भी कहा जा सकता है। उक्त परिभाषा के त्याग और उपयोगिता दोनों ही मानसिक तत्व हैं, जिनका माप नहीं किया जा सकता। न्यूनतम उपभोग, त्याग और उपयोगिता दोनों ही मानसिक तत्व हैं, इनका माप नहीं किया जाता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अनुभवों का माप नहीं किया जा सकता। करदान क्षमता का वर्गीकरण फिंडले शिराज ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला, निरपेक्ष करदान क्षमता। इसमें कर के बोझ या भार को ज्ञात किया जा सकता है। शिराज ने कहा है कि निरपेक्ष सामर्थ्य निचोड़ की सीमा है। शिराज के ही शब्दों में, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति की जांच इस दृष्टि से की जाए कि एक देश कितना कर भार वहन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में निरपेक्ष करदान क्षमता को मुद्रा की उस अधिकतम राशि से मापा जा सकता है जो करारोपण द्वारा प्राप्त की जा सकती हो। यह धारणा स्पष्ट न होने पर बहुत से अर्थशास्त्री निरपेक्ष करदे क्षमता पर विचार करने को मना करते हैं। जो फिंडले शिराज ने जो ये अवधारणा दी है कि निरपेक्ष करदान क्षमता वह है जी, ये पता लगाया जाए कि देश कितना कर भार वहन कर सकता है, तो मुद्रा की वह अधिकतम राशि हो सकती है जो करारोपण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये धारणा स्पष्ट नहीं होने पर बहुत से अर्थशास्त्री इस पे विचार करने को मना करते हैं। डाल्टन के अनुसार निरपेक्ष करदान क्षमता, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, एक कल्पना है। इससे भयानक भूल होने की संभावना है। स्पष्ट विचार करने के हित में अच्छा होगा यदि करदान क्षमता को लोक वित्त के गंभीर वाद विवाद से निकाल दिया जाए। निरपेक्ष करदान क्षमता का पता लगाना एक अस्पष्ट विचार है और करदान क्षमता को लोक वित्त के गंभीर वाद विवाद से निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरा है सापेक्ष करदान क्षमता। इसमें दो या दो से अधिक वर्गों या व्यक्तियों के बीच करदे क्षमता का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर फिंडले शिराज के अनुसार सापेक्ष करदे क्षमता यह स्पष्ट करती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना में सामूहिक कार्यों के लिए कितना योगदान दे, अथवा कर भार का वितरण एक संघ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों अथवा प्रांतों के मध्य किस प्रकार किया जाए। तो करदे क्षमता यह स्पष्ट करती है कि कर भार का वितरण कितना कितना किया जाए।
डॉक्टर डॉल्टन ने सापेक्ष करदान क्षमता को व्यवहारिक बताया। उनके अनुसार यदि दो देशों को सामान्य व्यय में अपना अंशदान देना हो तो वे अपनी सापेक्ष करदे क्षमता की तुलना में ही अंशदान देंगे। डॉल्टन ने यह भी कहा है कि यदि सामान्य व्यय या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए तो धनिकों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान में भी वृद्धि होनी चाहिए और निर्धनों का अंशदान कम होना चाहिए। सामान्य या सार्वजनिक व्यय में कमी होने पर इसमें भी कमी होनी चाहिए। फिंडलिश राज और अन्य अर्थशास्त्री निरपेक्ष करदान क्षमता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि डॉल्टन और अन्य अर्थशास्त्री सापेक्ष करदान क्षमता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे निरपेक्ष करदान क्षमता की माप कठिन बताते हैं। इस प्रकार दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ है, इस पर वाद विवाद चल रहा है। डॉक्टर डॉल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विचारों की अस्पष्टता को बनाए रखने से अच्छा यह होगा कि करदान क्षमता के वाक्य को लोक वित्त के गंभीर वाद विवाद से बाहर निकाल देना चाहिए। करदान क्षमता का महत्व। प्रत्येक देश के वित्त मंत्री को करदान क्षमता की जानकारी, टैक्सेबल कैपेसिटी, होना आवश्यक है, तभी वह करारोपण में न्याय कर सकेगा और सफल वित्त मंत्री कहलाएगा। दूसरा है इसका महत्व क्या। करदान क्षमता को जानने का महत्व। पहला है कि उत्पादन पर प्रतिक्रिया कैसी होगी। करदान क्षमता के आधार पर लोगों से कर वसूल किया नहीं चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। करदान क्षमता की सही जानकारी प्राप्त करके ही लोगों की जेबों से अतिरिक्त धन वसूल किया जा सकता है। दूसरा, संकट काल। आर्थिक संकट का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सरकार को करदे क्षमता की सही जानकारी नहीं हो जाए। कर व्यवस्था का सुदृढ़ आधार करदान क्षमता के आधार पर ही बनाया जा सकता है। चौथा, आर्थिक समानता को जानने और बनाने हेतु करदान क्षमता को जानना आवश्यक है। करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व, लक्षण या कारक क्या है। पहले, जनसंख्या। यदि देश की जनसंख्या, रोजगार और आय स्तर में वृद्धि होती है तो करदान क्षमता भी बढ़ेगी। इस संदर्भ में जेके मेहता का कहना है कि जनसंख्या के आकार का देश की करदे क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किसी निश्चित संपत्ति को जब अधिक व्यक्ति बांट लेते हैं तो करदान क्षमता स्वतः ही कम हो जाती है। फलतः जनसंख्या का आकार नहीं बल्कि इसका घटना महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की तुलना में यदि राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो करदान क्षमता अधिक होगी और राष्ट्रीय आय कम होने पर करदान क्षमता भी कम होगी। कर प्रणाली सरल होने पर करदान क्षमता ज़्यादा होगी। यदि देश में एक कर प्रणाली की अपेक्षा बहुकर प्रणाली तो सरकार को अधिक आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की करदे क्षमता भी बढ़ेगी। यदि देश में आर्थिक संतुलन होगा तो करदान क्षमता बढ़ेगी, तथा अर्थव्यवस्था में असंतुलन आ जाने से करदान क्षमता घट जाती है। कर प्रशासन भ्रष्ट होता है तो लोगों के परेशान होने के कारण करदे क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रीय आय में स्थिरता। यदि राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव आएंगे तो करदान क्षमता घटेगी और यदि इसमें उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो करदान क्षमता बढ़ेगी। धन का वितरण। प्रायः कहा जाता है कि देश में धन का वितरण जितना अधिक असमान होगा उतनी ही करदान क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि निर्धनों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों में त्याग करने की क्षमता ज़्यादा होती है। उपयुक्त कथन सत्य नहीं है, इसमें अग्रदोष है। आय के असमान वितरण में ऊंची दर से कर लगाने पर भी उतना कर प्राप्त नहीं होगा जितना कि समान वितरण में प्राप्त होगा। दूसरा, धन के समान वितरण के कारण समाज के निर्धन वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन और रोजगार और आय बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप करदान क्षमता स्वयं ही बढ़ जाएगी। तीसरा, यदि आय का असमान वितरण होता है या केवल धनिकों से ही कर प्राप्त किए जाते हैं, सरकार के सामने एक समस्या यह होगी कि निर्धनों के उत्थान पर जो व्यय किया जा रहा है उस व्यय की पूर्ति केवल इन करों की वसूली से ही नहीं की जा सकती है। अतः असमान वितरण का समर्थन नहीं करना, समान वितरण का समर्थन करना चाहिए। सार्वजनिक व्यय की मात्रा। यदि सार्वजनिक व्यय से लोगों के रहन सहन में वृद्धि होती है
तो करदान क्षमता में भी वृद्धि होती। देश की सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा यदि स्थिर रहती, राजनीतिक उठापटक नहीं होती तो करदान क्षमता भी बढ़ती है। मौद्रिक दशा, यदि देश में मुद्रा प्रसार है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, इससे करदान क्षमता भी गिर जाती है। करदाताओं की मनोवृत्ति, अगर कर देने की इच्छा होगी तो करदान क्षमता अधिक होगी। राष्ट्र के आर्थिक विकास का स्तर, संपन्न देशों में कर दे क्षमता पिछड़े देशों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी आय ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी कर देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। स्वतंत्र शासन व्यवस्था होने पर करदान क्षमता ज़्यादा होगी। करदान क्षमता की माप, प्रोफेसर सिराज के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करने के बाद ही किसी देश की करदान क्षमता की माप की जा सकती है। प्रोफेसर सिराज ने करदान क्षमता को मापने की दो विधियां बताई है। कुल आय विधि, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ के राष्ट्रीय आय बनती है। यदि ये राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश की करदान क्षमता भी बढ़ेगी, और विलोमशः यदि राष्ट्रीय आय घटेगी तो करदान क्षमता भी घट जाएगी। दूसरा है उत्पादन विधि, जीएनपी उत्पादन बढ़ेगा तो करदान क्षमता भी बढ़ेगी। सर जोसिया स्टाम्प ने भी करदान क्षमता को मापने का प्रयास किया था। इस समाज के सकल उत्पादन में से जनसंख्या को जीवन निर्वाह स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि कम कर दी जाए तो जो शेष बचेगा उसे समाज की करदान क्षमता ही समझना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कुल उत्पादन किसी देश में होता है तो जनसंख्या को जीवन निर्वाह या आवश्यक वस्तुएं देने के बाद जो शेष राशि बच जाती है वो देश की करदान क्षमता या समाज की करदान क्षमता ही बताती है। जीवन निर्वाह को आधार मानना व्यवहारिक नहीं, क्योंकि जीवन निर्वाह भी एक भ्रामक शब्द है जिसका आज तक कोई निरपेक्ष आधार ज्ञात नहीं है। इंग्लैंड के कॉलिन क्लार्क के सूत्रानुसार करारोपण की सुरक्षित ऊपरी सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25% भाग है। भले ही यह सीमा इंग्लैंड के लिए उचित हो सकती है, परंतु अन्य देशों के लिए उचित नहीं है। जब तक करदाताओं के मनोविज्ञान की सही जानकारी नहीं कर ली जाती तब तक निकाले गए सभी निष्कर्ष सही करदान क्षमता को नहीं बता सकते, क्योंकि करदान क्षमता त्याग से संबंधित है और त्याग एक मानसिक धारणा है। भारत में करदान क्षमता के बारे में दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार भारत में करदान क्षमता की सीमा लिमिट आ चुकी है। एन पालकीवाला के शब्दों में भारत विश्व के उन देशों में से है जहां कर भार सबसे ज्यादा है। दूसरे मतानुसार भारत में करदान क्षमता अपनी अंतिम सीमा पर नहीं पहुंची है। पक्ष में तर्क, निरंतर होने वाला आर्थिक नियोजन जिससे आय बढ़ रही हो। धन का असमान वितरण, करदान क्षमता धन के असमान वितरण पर निर्भर करती है। तीसरा धनी वर्ग उतनी मात्रा में करों का भुगतान नहीं कर रहा जितनी मात्रा में उसमें देने की क्षमता में। उत्पादन शक्ति में वृद्धि, सरकार का सार्वजनिक व्यय सामाजिक सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि पर किया जा रहा है, तो लोगों की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और करदान क्षमता में भी वृद्धि होगी। अनुकूल पुनर्वृत्ति, प्राय ये कहा जाता है कि भारत में सरकार द्वारा लोक कल्याण के कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जा रहा है। सरकारी नीति से प्रभावित होकर लोग करों का भुगतान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से अतिरिक्त करारोपण की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय करारोपण जांच समिति का मत है कि भारत की राष्ट्रीय आय में करारोपण से प्राप्त आय का अनुपात अभी भी कम है, अतः यहाँ और अधिक करों को लगाया जाना चाहिए। डॉक्टर लोकनाथन ने धनी वर्ग पर और अधिक कर भार डालने की सिफारिश की है। विपक्ष में तर्क, कुछ लोगों का मत है कि भारत में इस समय जो कर ढांचा है दुनिया में सबसे अधिक कर वसूल करने वाला है। पहला, जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिससे मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही है और मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, क्योंकि उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा जिससे
करदे क्षमता भी कम है। दूसरा, कर प्रणाली के दोष। कर प्रणाली के दोषों और जटिलता के कारण करदे क्षमता कम है। तीसरा, अप्रत्यक्ष करों की बहुलता। भारत में अप्रत्यक्ष करों की बहुलता सर्वाधिक है। इन करों का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है और उनमें कर देने की क्षमता वैसे भी कम रहती है। चौथा, कृषि की प्रधानता। उद्योग प्रधान देशों की अपेक्षा कृषि प्रधान देशों में करदान क्षमता बहुत कम होती है। भारत की 57% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, अतः करदान क्षमता भी कम है। गैर विकास योजनाओं पर व्यय। भारत सरकार का अधिकांश व्यय गैर विकास योजनाओं पर हो रहा है, जिससे यह आशा नहीं की जा सकती कि देश के नागरिकों की करदान क्षमता बढ़े। गैर विकास व्यय का मतलब है देश को चलाने के लिए जो वेतन भत्तों, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा पर जो व्यय गैर विकास व्यय के अंतर्गत आता है। क्या भारत में करदान क्षमता की सीमा आ चुकी है? अगर लिखित बातों के आधार पर भारत में करदान क्षमता की सीमा अभी नहीं आई है। भारत में सार्वजनिक व्यय का अधिकांश भाग विकास कार्यों पर हो रहा है। भारत में सार्वजनिक व्यय के अधिकांश भाग का व्यय विकास कार्यों पर हो रहा है। चूंकि विकास कार्यों में संपन्नता बढ़ती है तो करदान क्षमता भी बढ़ती है। गत 5 वर्षों से परिवार कल्याण के कार्य में वृद्धि होने से उत्पादन की तुलना में जनसंख्या कम बढ़ रही है। लोगों का रहन सहन का स्तर पहले से अच्छा हो गया, फलतः नागरिकों में करदान क्षमता भी बढ़ रही है। वस्तु विनिमय के स्थान पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है। कृषि अर्थव्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी, जिससे करदान क्षमता भी बढ़ रही है। चौथा, राष्ट्रीय आय का प्रत्यक्ष संबंध। करदान क्षमता से देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, फलतः करदान क्षमता भी बढ़ रही है। नियोजित आर्थिक विकास के कारण आर्थिक असमानता घट रही है, फलतः देश में करदान क्षमता बढ़ रही है। तो ये अंत में कहा जा सकता है कि भारत में करदान क्षमता की अंतिम सीमा अभी नहीं आई है। देश में आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़ने के फलस्वरूप करदान क्षमता भी बढ़ रही है। धन्यवाद।